वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं और क्रैश कोर्स में जो मेन 3 सब्जेक्ट है उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास लेके आते हैं और डेली आपके लिए एक क्लास दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी क्लासेज कराएंगे सबसे पहले हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन थोड़ी हाई हो गई है यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, क्योंकि सीटें कम हो गई हैं, आपके पास टाइम भी कम है, तो बहुत सारे आपके साथ समस्या है। टाइम कम बचा हुआ है, कोचिंग कहीं नहीं चल रहे हैं, सीटें कम हो गई हैं, तो कंपटीशन हाई होने वाला है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ताकि आपके लिए जो भी एग्जाम हो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करें, ताकि अपने इच्छा अनुसार कॉलेज ले सकें और ब्रांचेज ले सकें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्लास चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम जो यूपी पॉलिटेक्निक होता है उसके सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकार्बनिक गैसें, यानी इनऑर्गेनिक गैसें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि इनऑर्गेनिक गैसें जो होती हैं, ज़्यादातर गैसें कहाँ पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर गैसें पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, वहाँ पे ब्लॉक बटे हुए थे, ठीक है। जैसे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, संकर धातु, गैस और गैसीय अवस्था में जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, बटी हुई थी अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जो एलिमेंट्स रखे हुए थे उनकी अलग अलग विशेषता थी। तो जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक गैसें, अकार्बनिक गैसें, वो मुख्यतः पी ब्लॉक में रखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पी ब्लॉक में जरूरी नहीं है कि सारे गैसेज होते हैं, पी ब्लॉक में कुछ आपको मेटल भी मिलेंगे, कुछ आपको मेटलाइड भी मिलेंगे और कुछ आपको गैसेज भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ गैसें क्या होंगे जो उसमें मिलेंगे नॉन मेटल में गैसें, वो क्या होंगे, कुछ तो ठोस अवस्था में होंगे और क्या होंगे, कुछ क्या होंगे गैस के फॉर्म में होंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अकार्बनिक गैसें, जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे जनरली कौन कौन से जो आपके सारे चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में कुछ गैसों से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। जैसे हम बात कर लें स्पेशली हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ठीक। और इसी तरह अगर हम बात कर ले हीलियम हो गया, तो इस तरह से जो भी गैसेज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं, ये ठोस अवस्था में नहीं होते, ठीक है। तो आज स्पेशली हम इन चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N, ठीक है, N होता है और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। इसका संकेत की बात करें तो N होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो ये पाया जाता है आपके आवर्त सारणी के P ब्लॉक में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पाया जाता है, P ब्लॉक में पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर ग्रुप की बात करें तो कौन से ग्रुप में पाया जाता है, अगर हम G फॉर ग्रुप, तो ये 15वें ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से ग्रुप में पाया जाता है, 15वें ग्रुप में पाया जाता है। तो जो 15वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। और गैस होने के साथ साथ जो नाइट्रोजन है वही केवल गैसीय फॉर्म में होता है। बाकी जो इसके अलावा जो होता है इस ग्रुप में, 15वें ग्रुप में, वो सब कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये भी बन जाएगा कि जो 15वें जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के छोड़ा के किस ग्रुप में हैं, या फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट्स उसमें है जो कि क्या है, गैसीय फॉर्म में है। तो नाइट्रोजन ऐसा है जो कि गैसीय फॉर्म में होता है। बाकी जो और होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सब ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आवर्त की बात करें कि जो नाइट्रोजन है वो किस आवर्त में होता है, क्योंकि हमने यहाँ ग्रुप की तो बात कर ली, ठीक है, वर्ग की, कि 15वें वर्ग में होता है। लेकिन नाइट्रोजन अगर हम यहाँ पे आवर्त की, पीरियड की बात करें, पीरियड का, तो किस में होता है, ये होता है दूसरा, ठीक है, दूसरे पीरियड में होता है।
तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कौन से पीरियड में होता है, दूसरे पीरियड में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे और बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर हम बात करें कि जो वायु होता है, एयर होता है, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अगर हम एयर की बात करें, एयर की, ठीक है, वायु की, तो वायु में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है, ठीक है। कितने परसेंट पाया जाता है, 78%। और हम बात कर लें कि यह वायु में तो उपस्थित होता है, और ये कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये मानव के कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अमीनो अम्ल के रूप में उपस्थित होता है, अमीनो अम्ल के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है, ठीक है, एसिड के रूप में उपस्थित होता है मानव शरीर में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और हम अगर बात कर लें कि जो प्रोटीन हम लेते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो इन जगहों पे नाइट्रोजन उपस्थित होता है इस तरह से। और हम आगे और बात कर लें कि नाइट्रोजन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि नाइट्रोजन का खोज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ हम बात करें कि नाइट्रोजन का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो 1772 ईस्वी में डेनियल रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने CO2 और O2 को किससे, एयर से अलग करते समय नाइट्रोजन का खोज इन्होंने किया, ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का खोज किया। अगर हम नाइट्रोजन की अगर फिजिकल अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो ये कैसा होता है, भौतिक गुण की अगर बात कर लें हम इसकी भौतिक गुण नाइट्रोजन का, तो ये कैसा है, रंगहीन, ठीक है, स्वादहीन और पारदर्शी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पारदर्शी होता है। तो इस तरह से इसका भौतिक गुण हो गया। और हम आगे बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है इसको हम कौन कौन से विधि से इसको बनाते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला विधि भी है। आपके एग्जाम में 10th क्लास में ये आता है प्रयोगशाला विधि से भी क्वेश्चन, तो प्रयोगशाला विधि से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे यहाँ कि किस किस विधि से ये बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं आगे N2 के बनाने की विधि। इसके तो बारे में हम जान लिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को। अब यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम बात करते हैं कि N2 बनाने की विधि, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु। तो वायु से भी क्या है, N2 को बनाया जा सकता है। पता है कि जो एयर होता है, वायु होता है, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है। जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो सांस इनहेल करते हैं, उसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 78% होती है। तो हम जो वायु है वायुमंडल में, उसमें 78% है, उसमें से क्या है 78% यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो हम वहाँ से भी नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन होता है उसको एक बंद बोतल में, ठीक है, कैसा बोतल हो, बंद बोतल हो, ठीक है, बंद बोतल हो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, उस बंद बोतल में क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, बंद बोतल में होता है। उसमें अगर हम वायु प्रवाहित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के बंद बोतल में अगर हम वायु प्रवाहित करते हैं, तो वायु क्या है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और नमी अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उस वायु से क्या क्या होता है, दो चीज़ें अलग हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और उससे जो मॉइस्चराइज होता है नमी, वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद हम फिर इसको क्या करते हैं, कॉपर के जो छीलन होते हैं, कॉपर यानी तांबा, ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर यानी तांबा के जो छीलन होते हैं, कैसे छीलन होते हैं, वो ठंडे नहीं, वो गर्म छीलन होते हैं। तो गर्म छीलन पे जो छीलन होते हैं उस पे अगर हम उस वायु को प्रवाहित करते हैं जिसमें CO2 और नमी खत्म हो चुका है,
उस वायु को हम अगर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होता है कॉपर के साथ, यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम वायु के माध्यम से भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन को वहाँ करने के लिए प्रोसेस क्या है कि एक बंद बोतल होना चाहिए, उसमें क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होना चाहिए, और उसमें हम जब ही वायु प्रवाहित करते हैं तो उससे CO2 और नमी अलग हो जाती है। उस गैस को फिर से हम किस पे प्रवाहित करते हैं, गर्म तप कॉपर के छीलन पे। वहाँ क्या करता है, जो वायु में ऑक्सीजन होता है वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और बाकी नाइट्रोजन जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रोसेस की बात करते हैं। अगला प्रोसेस और कौन सा है, अगला प्रोसेस है दूसरा कि गर्म और सांद्र, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और कॉपर से क्रिया कराने पे भी हमें क्या है, नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इनका रिएक्शन। तो 5 मॉलिक्यूल हम कॉपर के लेते हैं, ठीक है, और 12 मॉलिक्यूल हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेते हैं। 5 क्यों लेते हैं और 12 क्यों लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद हम ये संतुलित करने के बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो कॉपर और नाइट्रिक अम्ल को जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये कॉपर और नाइट्रिक अम्ल कैसे होने चाहिए, गर्म और सांद्र होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गर्म और सांद्र आपको ऑप्शन में दे देगा कि नाइट्रिक अम्ल लेके जब हमें नाइट्रोजन बनाना हो तो कैसे होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, या फिर गर्म होना चाहिए, या फिर तनु होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गर्म और सांद्र होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर और नाइट्रिक अम्ल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद कॉपर नाइट्राइड बन जाता है और जल बनता है, और जल के बाद इसके बाद क्या बनता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कॉपर के 5 मॉलिक्यूल लिए हैं अणु और नाइट्रिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ है 5 मॉलिक्यूल कॉपर नाइट्रेट मिला है और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 अणु जल के मिले हैं और नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है नाइट्रिक एसिड और कॉपर के रिएक्शन कराते हैं। तो अगला हम देखते हैं अगला क्या है कि जब हम अमोनिया जो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अमोनिया को अगर हम क्लोरीन के अधिकता में क्रिया कराते हैं तभी हमें यहाँ पे नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो हम जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अगर हम 8 अणु लेकर और क्लोरीन का 3 अणु लेकर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। अमोनियम क्लोराइड के हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नौसादर के नाम से जब हम रिएक्शन और आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम सारे जो भी केमिकल नेम है उनको याद कराएंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नौसादर अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नौसादर भी बोलते हैं। तो जब हम 8 मॉलिक्यूल अमोनिया का और 3 मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे हम क्लोरीन के अधिकता में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन मिल जाता है हमें यहाँ पे। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला है कि अगर अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट बना हुआ है, ठीक है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमोनियम डाइक्रोमेट ये है हमारा सूत्र NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये क्या है, अमोनियम डाइक्लोराइड है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, और हमें 4 मॉलिक्यूल जल के प्राप्त होते हैं अणु और नाइट्रोजन यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है, जल के अणु मिलते हैं और नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, पीछे प्रीवियस में आए हुए हैं कि निम्न में से आपके ऑप्शन दे जाएगा कि निम्न में से हम नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट दे देगा आपको, ठीक है, और कुछ दे देगा यहाँ पे, जैसे कि ये नौसादर दे देगा और कोई रिएक्शन इसी तरह का आपका दे देगा वहाँ पे।
ठीक है, यौगिक, और पूछेगा कि किससे प्राप्त होगा यहाँ पे नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है, जो भी यहाँ पे रिएक्शन बताए गए हैं इसको ध्यान में रखेंगे आप। एक बार क्लियर नहीं होगा तो उसको हम बार बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि क्लास 10th में प्रयोगशाला विधि से भी क्या है, नाइट्रोजन बनाने की विधि दी हुई है। तो वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम उस चीज को भी देख लेंगे कि प्रयोगशाला विधि से क्या है, नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया विधि था, लेकिन प्रयोगशाला विधि की बात करें तो उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रयोगशाला विधि के लिए आपको यहाँ पे हमने डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बर्नर लगा दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, गर्म करने के लिए इसको इस तरह से। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक स्टैंड है, स्टैंड में गोल पेंदी के फ्लास्क लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये निकास नली है, और ये क्या है, ये एक जार लगा हुआ है, और ये एक दौड़लिका है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गोल पेंदी के फ्लास्क, और ये क्या है, एक मुंह वाला है, एक ही मुंह वाला है जिसमें कि निकास नली लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जो गोल पेंदी के फ्लास्क में होता है उसमें क्या होता है, और प्रयोगशाला में इसको किस तरह से बनाते हैं, इसको हम यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गोल पेंदी के फ्लास्क होता है उसमें हम सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड, और प्लस उसमें नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को रखते हैं, नौसादर, इसको नौसादर बोलते हैं, ठीक है। तो गोल पेंदी के फ्लास्क में हम क्या रखते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड रखते हैं और नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड रखते हैं इसमें, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये सांद्र होते हैं, सांद्र का मतलब गाढ़ा होते हैं दोनों, जल की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, इस बर्नर के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस बनता है इनका, ठीक है, गैस बनता है। और गैस बनने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छिद्र वाला फ्लास्क है जिसमें हम निकास नली लगाए हैं। इस निकास नली के माध्यम से कहाँ आता है, ये दौड़लिका में हमने जल भर रखा है पूरा, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रक नली है, ठीक है। और यहाँ पे जल में जाने के बाद ये क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद जल यहाँ तक भरा होता है लगभग, यहाँ पे ये नमी भर जाता है, और जो यहाँ पे हम खाली स्थान ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, खाली स्थान छोड़ते हैं। तो जड़ से रिएक्शन करते हुए यहाँ पे जो यहाँ से गैस बना हुआ है वो इस निकास नली के माध्यम से यहाँ जाता है दौड़लिका में, और दौड़लिका में जल भरा हुआ है, बाकी चीज़ें जल में घुल जाती हैं, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, जल से ऊपर जाके जो खाली यहाँ पे है, नली में जो खाली एरिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो नाइट्रोजन है, अगर इसकी भौतिक गुण की बात करें तो ये क्या है, जल में अघुलनशील है, जल में नाइट्रोजन नहीं घुलता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोगशाला विधि से भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में नौसादर प्लस यहाँ पे सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आगे बन जाता है अमोनियम नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस NaCl बनता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम फिर से अगर अमोनियम नाइट्रस ऑक्साइड को गर्म ज़्यादा ताप दे देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो क्या करता है, फिर से यहाँ पे गर्म होके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये अमोनियम नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन और जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो ये नाइट्रोजन बनता है वो इस भाग में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि से इस माध्यम से क्या है, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, हम कौन कौन से यौगिक लेते हैं, कौन कौन से कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड सांद्र और सांद्र अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमें अमोनियम नाइट्रस ऑक्साइड और NaCl प्राप्त होता है। फिर से हम जब अमोनियम नाइट्रस ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात कर लें इसके, अगर गुण की बात कर लें नाइट्रोजन के, ठीक है, N2 की गुण की बात कर लें तो इसकी कैसी गुण है, ये अगर हम बात करें तो स्वादहीन है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता नाइट्रोजन में। ये रंगहीन है, रंगहीन होते हैं, और ये गंधहीन है, ठीक है, तथा जल में अविलेय है, जल में विलय नहीं होता है। तो आपके इसके गुण के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें
तो अगर हम मैग्नीशियम से नाइट्रोजन को अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब हम मैग्नीशियम से नाइट्रोजन की क्रिया कराते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि जब मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं आयरन उत्प्रेरक के 450 सेंटीग्रेड की उपस्थिति में, ठीक है, आयरन उत्प्रेरक के 450 सेंटीग्रेड की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, तो क्या बनता है यहाँ पे, अमोनिया बन जाता है। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन से अगर नाइट्रोजन की क्रिया करा दे तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। कितने सेंटीग्रेड पे क्रिया कराना पड़ता है हमें, 3000 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के और हम कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या मुख्य यौगिक नाइट्रोजन के और कौन कौन से होते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि उपयोग से और इसके यौगिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके हम उपयोग और इसके यौगिक के बारे में भी डिस्कस करते हैं एक करके आगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उससे कौन कौन से यौगिक बनाए जाते हैं और उस कंपाउंड से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन के यौगिक, तो क्या है, अमोनिया। अमोनिया एक क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाए जाते हैं, कंपाउंड बनाए जाते हैं, और कौन कौन से हैं, पहला तो अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन से ही बनाया जाता है। ठीक है, और हम बात कर लें यूरिया। यूरिया भी एक नाइट्रोजनी कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन से ही बनाया जाता है। अमोनिया सल्फेट, ये भी क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। फास्फेट नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। और हम बात करें नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जो बनाया जाता है। अगर हम बात कर लें अमोनिया के, तो जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस विधि के माध्यम से बनाया जाता है, तो हैबर विधि के माध्यम से। हैबर विधि के माध्यम से क्या बना दिया जाता है, NH3। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। किस विधि से, हैबर विधि से। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो नाइट्रोजनिक युक्त कंपाउंड है कौन कौन से, ये सारे पदार्थ है जैसे कि हमने बता दिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फेट नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं अगला कंपाउंड कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये भी क्या है, ये भी नाइट्रोजन से ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्या है, एक प्रबल क्या है, प्रबल अम्ल है, जो कि क्या कर देता है, जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जो नोबल मेटल होते हैं, जैसे हम बात कर लें नोबल मेटल, सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब को क्या करता है, जो ये फ्री अवस्था में पाई जाती है वातावरण में, ये ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसको गलाने के लिए, इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या है, नाइट्रिक एसिड से अम्लराज बनाया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट धातुएं, जो नोबल धातुएं होती हैं, उन्हें भी गलाया जा सकता है, जैसे सोना, प्लेटिनम, ये सब भी गलाया जा सकता है। ठीक है, और हम बात करें तो जो नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल अभिकर्मक के रूप में भी कार्य करता है। और क्या है, ये सोना, चांदी, प्लेटिनम जब बन जाता है, जो उत्कृष्ट धातुएं हैं, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं ये। ठीक है, बाकी और किसी से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और हम बात कर लें कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है उससे और क्या क्या नाइट्रेट से बनाया जाता है, तो डायनामाइट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। TNT ट्राइनाइट्रोटाइलून, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ है, ये भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। अगर हम बात कर लें अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट भी एक विस्फोटक पदार्थ है। अम्लराज की बात करें तो अम्लराज बनाया जाता है, जैसे HCl, ठीक है, प्लस HNO3। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या बनते हैं, अम्लराज बनते हैं, जो किसी भी, कितना भी कठोर और कितना भी मजबूत धातु हो, ठीक है, वो भी सब इसमें क्या है, गल जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि नोबल जो मेटल होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, जो बहुत ही मजबूत होते हैं, उसमें उसको गलाने के लिए, उसको क्रिया कराने के लिए यहाँ पे अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्लराज किसको किसको मिलकर बनता है, अम्लराज HCl एसिड और HNO
2 को मिलकर, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम बात कर ले यहीं पे नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, यह क्या है, बहुत ही हल्की गंध वाली है और इसको सूंघने से आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हास्य गैस, हास्य गैस भी कहते हैं। इसको सूंघने से लोग क्या कहते हैं, हास्य करते हैं, हंसी आने लगती है। तो वो कौन सा गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्सीजन से अगर नाइट्रोजन की क्रिया करके और कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन अभिक्रिया करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे और बात करें आगे इसके और कुछ उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग और नाइट्रोजन का जो उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके उपयोग के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं कि N2 का उपयोग। फ्रेंड्स N2 का अगर हम उपयोग की बात करें, तो पहला हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के बनाने में, जैसे हम देखें कि डायनामाइट और अमोनिया नाइट्रेट, TNT, ये सब बहुत ही विस्फोटक पदार्थ हैं, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ। दूसरा हम बात करें तो विष बनाने में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात कर लें तो जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78% जो पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 78%, वो क्या है, पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनी स्थितिकरण जीवाणुओं द्वारा इसे नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है, जिससे पौधे नाइट्रेट को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, और जिससे क्या है, पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे को जीवित रखने में भी क्या करता है, सहयोग करता है। आगे हम बात कर लें, जो पशुओं का सीमेन रखा जाता है, ठीक है, पशुओं का सीमेन सैंपल में जो रखा जाता है, ठीक है, प्रयोगशाला में, वहाँ पे वो जो सीमेन रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो वह क्या है, नाइट्रोजन में ही उसको रखा जाता है। और हम बात करें नाइट्रोजन, कैसे नाइट्रोजन में, द्रवित नाइट्रोजन में, ठीक है। और हम बात कर लें तो भोज्य पदार्थ, ठीक है, पदार्थ और जैव पदार्थों को संरक्षित में भी द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दिया गया। तो फ्रेंड्स फिर अगले हम कुछ और टॉपिक को लेके मिलेंगे, अगले हम दूसरे गैस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन को हमने पढ़ लिया, इससे पहले हम जब जल वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हाइड्रोजन को भी हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज नाइट्रोजन को फिनिश कर दिया, कल हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, उसके बाद और जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, ठीक है, और सबसे पहले आप वीडियो को देखें। फ्रेंड्स इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के बाद क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन सी पॉइंट्स ऐसी है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तभी हम समझ पाएंगे कि वीडियो को और इम्प्रूव करना चाहिए और हमारा जो कंटेंट है उसको और ब्रॉडली तरीके से आपको बताना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।